जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस की मास्टर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। आज आज का क्लास में डिस्कशन होगा विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में, प्लस जो आपके ग्रंथि हैं और हार्मोन्स हैं, जिन ग्रंथियों से उन हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, और बेसिकली प्रदूषण का प्रकार और किस केमिकल से ये प्रदूषण होते हैं, उसका स्रोत क्या होता है और उस केमिकल का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, ये डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विश्व की प्रमुख जनजातियों से। फर्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट वन देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मसाई। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मसाई का बेसिकली किस क्षेत्र या देश में पाया जाता है। तो जो मसाई जनजाति है आपकी केनिया और तंजानिया, ठीक है, केनिया और तंजानिया में पाई जाती हैं। और कभी कभी क्या क्या पूछा दिया जाता है यहाँ पे कि ऑप्शंस में केन्या तंजानिया ना होकर के वो पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका ऐसे करके क्वेश्चन में ऑप्शन डाल दिया जाता है। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, या फिर केन्या तंजानिया या ऑप्शन में हो, या फिर आपका पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी वैसे यदि अफ्रीका हो तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, तो दोनों तरह से आप तैयारी कर सकते हो। ऐसी के लिए जो बात करें, यहाँ पे मसाई जनजाति पशुपालक होती हैं, ठीक है, और लाल वस्त्र धारण करती, मोती आभूषण पहनती हैं। और इनका क्या कि इनके यहाँ जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कूदने वाला नृत्य काफी प्रसिद्ध है मसाई जनजाति में। फिर बात करें यहाँ पे जुलू जनजाति के बारे में। जुलू जनजाति के बारे में, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है किस क्षेत्र या देश में पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में जाती है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति है। और सक जुलू के योद्धा होते हैं। बुशमैन, बुशमैन की बात करें, वे काफी इंपॉर्टेंट है। बुशमैन बेसिकली आपके कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। जो कालाहारी मरुस्थल है वहां पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कभी कभी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे देख रहे हो कि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये तीन में से कोई भी एक कंट्री का नाम, देश का नाम वहां पर आपके ऑप्शंस में हो सकता है, तो इसलिए आपको तीनों नाम यहाँ पे याद रखना होगा। बुशमैन जनजाति बेसिकली यदि मरुस्थल पूछे किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। यदि आपको देश का नाम पूछता है तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों में से कोई ऑप्शन में हो तो आपका आंसर वो होगा। ये शिकारी होते हैं, संग्राहक होते हैं, और गुफा, बेसिकली गुफा चित्रकला के लिए काफी फेमस है, प्रसिद्ध। फिर पिग्मी की बात करें, पिग्मीज की बात करें तो पिग्मीज आपके कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कांगो बेसिन कहाँ पे? मध्य अफ्रीका। सेम वहां पर है कि आपके ऑप्शंस में दोनों पूछा जा सकता है। कॉन्गो बेसिन भी हो सकता है, मध्य अफ्रीका भी हो सकता है। ठीक है, मध्य अफ्रीका यदि यदि इस ऑप्शन में ऐसे पूछा जाए तो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, मध्य ऐसे करके वहां पे ऑप्शंस में आपके हो सकते हैं। तो आपको दोनों याद रखना होगा। पिगमीज कहाँ पे? कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कांगो बेसिन नहीं हो और ऑप्शंस में आपके अफ्रीका हो, मध्य अफ्रीका, तो आपका आंसर मध्य अफ्रीका हो जाएगा। एक कम कद वाले जनजाति वनवासी होते हैं, और शिकारी और संग्राहक होते हैं। क्लियर है? शिकारी और संग्राहक होते हैं। फिर बात करें यहाँ पर एस्किमोज, एस्किमोज के बारे में। तो एस्किमो बेसिकली आर्कटिक क्षेत्र में होते हैं, जो ठंड वाला क्षेत्र होता है। आपसे देश का यदि नाम पूछा जाता है, कनाडा में, ग्रीनलैंड में और अलास्का क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आर्कटिक क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र का विस्तृत है बेसिकली, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का, आपको ये तीनों याद रखना। ये जो एस्किमो जनजाति है इग्लू बनाने वाले होते हैं, इग्लू बनाते हैं, व्हेल, सील और मछली का ये शिकार करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट वन है आपका माओरी जनजाति। माओरी जनजाति, माओरी जनजाति बेसिकली अपने न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यदि कंट्री का नाम पूछा जाए आपसे तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। रेड इंडियंस काफी फेमस। तो रेड इंडियंस बेसिकली जो होते हैं आपके अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो रेड इंडियन जनजाति आपके अमेरिका और कनाडा पाए जाते हैं। इनकी कुछ उप जनजातियां होती है, जैसे सिउक्स हो गया, अपाचे हो गया, चिरोकी, नावा, जो, तो ये इसकी उप जनजातियां। फिर आपसे पूछा जाता है एस्टेक के बारे में। एस्टेक जो जनजाति है कहाँ पे? तो मैक्सिको में पाई जाती है। एस्टेक जो जनजाति है आपकी मैक्सिको में पाई जाती है।
ठीक है। फिर बात करें यहाँ पर हम लोग बर्बर के बारे में। बर्बर ये आपका उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका के जो क्षेत्र है मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया, यहाँ पर ये पाई जाती हैं। जो बर्बर जनजाति हैं आपके उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका जो क्षेत्र है मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया में पाई जाती हैं। और ये सहारा मरुस्थल के निवासी होते हैं। तो यहाँ पे यदि ऑप्शंस में आपसे पूछा जाए किस मरुस्थल के हैं, तो सहारा मरुस्थल के हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तरी पश्चिमी या दक्षिणी अफ्रीका, तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका के हो गए। और कंट्री का नाम यदि पूछा था तो मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया, तो आपको इन तीनों कंट्री का नाम याद रखना। ठीक है। बेदुइन जनजाति के बारे में बात करें तो बेदुइन जनजाति बेसिकली अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है और अरब के मध्य पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है। सो बेदुइन जो जनजाति अरब प्रायद्वीप में पाई जाती हैं और अरब का जो मध्य पूर्व जो क्षेत्र है वहां पे पाई जाती हैं। ऊंट पालन के लिए फेमस है। इनका जो जीवन शैली रेगिस्तानी जीवन शैली होती है। ठीक है। फिर कुर्द जनजाति के बारे में बात करें, यहाँ पे कुर्द जो जनजाति है आपकी इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस में यदि आपका इराक हो, ईरान हो, सीरिया और तुर्की हो, तो यहाँ पे कुर्द जनजाति पाई जाती है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रविहीन समुदाय माना जाता है। और उन्होंने काफी स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष भी किया था। मंगोल मंगोल जनजाति आपको चीन और मंगोलिया क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है। और एक इनको कहा जाता है कि चंगेज खां के वंशज है। मंगोल जो जनजाति है चंगेज खां के वंशज है। खजाक खजाक जो जनजाति कजाकिस्तान और मध्य एशिया में पाई जाती हैं। ठीक है। कजाकिस्तान और मध्य एशिया में पाई जाती हैं। फिर याकूत जो जनजाति है आपकी साइबेरिया और रूस वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं और बारहसिंगा पालन करते हैं, शिकारी होते हैं और ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है। फिर एवोरिजिन के बारे में बात करें। एवोरिजिन जनजाति आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये मूल ऑस्ट्रेलियाई होते हैं। ठीक है। शामोन शामोन का बात करें यहाँ पे तो जो सामोआ द्वीप है वहां पे पाई जाती हैं, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। फिर माया जनजाति की बात करें यहाँ पर, तो माया जनजाति के लिए आपकी जो क्षेत्र है मैक्सिको में, ग्वाटेमाला में और होंडुरास, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। तो माया जो जनजाति है आपकी मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास क्षेत्र में पाई जाती है। इंका जो जनजाति है आपकी पेरू क्षेत्र में। इंका जनजाति पेरू क्षेत्र में, जो आपका दक्षिण अमेरिका और एंडीज का जो क्षेत्र है। फिर केचुआ जनजाति जो है आपकी पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर में पाई जाती है। केचुआ जो जनजाति है पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर में पाई जाती है। आयमारा के बारे में बात करें तो आयमारा बेसिकली बोलिविया और पेरू क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। और यानोमामी आपका अमेजन बेसिन, यानोमामी जो जनजाति है आपके अमेजन बेसिन, जो ब्राजील और वेनेजुएला का जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है। ठीक है। ये झूम खेती के लिए फेमस है, शिकारी और संग्राहक होते हैं और ये अमेजन की सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर है। तो काफी इंपॉर्टेंट और विश्व की प्रमुख जनजातियां ट्राइब्स हैं जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। फिर हार्मोन्स के बारे में बात करें तो जो हार्मोन्स से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो हार्मोन्स जो है आपको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि मास्टर ग्लैंड है तो क्यों है? क्योंकि इतने सारे यहाँ पे हार्मोन्स पाए जाते हैं, का उत्सर्जन होता है यहाँ से। ठीक है। जैसे जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो ग्रोथ हार्मोन का कार्य होता है कि शरीर की वृद्धि करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रोटीन संश्लेषण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इसकी अधिकता हो जाए तो दैवत्व शरीर बन जाता है, गैगेंटिन होता है। और इसके यदि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो तो फिर बोनापन इसके कारण होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन के कारण क्या होता है? दूध का स्राव होता है। ठीक है। दूध का सिक्रेशन होता है। एसीटीएच जो हार्मोन है इससे क्या होता है? अधिवृक्क प्रतिस्था को सक्रिय करता है। टीएसएच जो हार्मोन है आपके थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जो थायराइड ग्रंथि है उसको सक्रिय करता है। एफएसएच, ठीक है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि करता है और शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है। एलएच की बात करें तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है और जो एक का सिक्रेशन होता है वो अंडोत्सर्जन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडीएच या वासोप्रेसिन की बात करें तो यह गुर्दों में जल पुनः अवशोषण करता है। इसकी कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडियस रोग होता है। ठीक है। तो इसकी कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडियस रोग होता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली प्रसव के समय गर्भाशय संकोचन का काम करता है और दूध निष्कासन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको प्रेम हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। फिर थायराइड ग्रंथ के बारे में बात करें यहाँ पे, थायराइड ग्रंथ के बारे में, तो इसमें से थायरोक्सिन ट्राई आयोडोथायरोनिन निकलता है जो मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और थायरोक्सिन के कारण क्या होता है, घेंघा और क्रेटिनिज नामक बीमारियां होती हैं। कैल्सिटोनिन की बात करें तो कैल्सिटोनिन बेसिकली क्या होता है कि रक्त में जो कैल्शियम को कम करता है। ठीक है। पाराथायरॉयड जो ग्लैंड है, पाराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है आपका पीटीएच, पैराथार्मोन, और ये क्या कहता है कि रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है, रक्त में जो कैल्शियम को बढ़ाता है और हड्डियों से खनिज निकालता है। ठीक है। हड्डियों से खनिज को निकालता है। इसकी कमी से किडनी रोग होती है, इसकी कमी से किडनी रोग होता है। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन का उत्सर्जन होता है। इंसुलिन काम क्या करता है कि रक्त के जो शर्करा है उसको घटाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और इसकी कमी से इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज मेलाइटस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज मेलाइटस होता है। ग्लूकागोन की बात करें तो ये जो इंसुलिन रक्त शर्करा को घटाता है, लेकिन ये रक्त शर्करा को बढ़ाता है। ये क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और ये इंसुलिन का त्रिपक्षी होता है। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है यहाँ से निकलता है आपका एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल निकलता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि सोडियम, पोटेशियम और जल तीनों को संतुलित करता है। कार्टिसोल क्या करता है कि आपके तनाव प्रतिक्रिया और चयापचय को करता है। एड्रिनल जो मेडुला होता है आपका, यहाँ से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है जिसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनालिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। यह हृदय गति और बीपी जो ब्लड प्रेशर है उसमें उसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको कहा जाता है, तो ये है आपका एड्रेनलिन को। और किस ग्लैंड में से निकलता है, तो एड्रिनल मेडुलस। नॉर एड्रेनलिन की बात करें तो ये नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर इसको बनाए रखता है। गोनैड, गोनैड से आपका टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो पुरुष लक्षण और शुक्राणु का निर्माण करता है। गोनैड जो अंडाशय में होता है इससे एस्ट्रोजन निकलता है जो स्त्री लक्षण को बताता है, और यहाँ पर अंडाणु जो एग्स होते हैं वो परिपक्व होते हैं। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, तो गर्भधारण हेतु गर्भाशय तैयार करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर पिनियल जो ग्लैंड है वहां से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो नींद जागरण चक्र को प्रभावित करता है और जैविक घड़ी से संबंधित है। ठीक है। इसका जो उत्सर्जन होता है रात के समय में बहुत ज्यादा होता है। थाइमस ग्लैंड की बात करें तो यहाँ से थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो आपका टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन या प्रतिरक्षा करता है। ठीक है। और ये अपने एज के साथ ही सिकुड़ जाता है। गुर्दा से बात करें यहाँ से तो एरिथ्रोपाइटिन और रेनिन निकलता है। एरिथ्रोपाइटिन क्या करता है कि आरबीसी के निर्माण को उत्तेजित करता है। ठीक है। और जो रेनिन होता है आपका रक्तचाप का नियमन करता है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो और उनके क्या क्या कार्य हैं यहाँ पे होता है। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है यहाँ पर पोल्यूशन।
सो पॉल्यूशन में जो बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनका स्रोत पूछा जाता है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। सो वायु प्रदूषण की बात करें, यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर वायु प्रदूषण किन किन कारण होता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ये आप याद रखना। ये इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो इसका उत्सर्जन बेसिकली जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन से होता है, उनके अधूरे दहन के कारण। जो फ्यूल्स होता है उसका यदि अधूरा दहन होता है, उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण शरीर पे क्या प्रभाव करता है कि जो हमारे ब्लड में, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसके कारण। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से होता है कि ऑक्सीजन की रक्त में ऑक्सीजन की कमी किसके कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ठीक है, सो एक हो गया। फिर इसके कारण सिर दर्द होता है और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है काफी इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और इस कहाँ से इसका उत्सर्जन होता है, तो जीवाश्म ईंधन से और थर्मल पावर प्लांट से। यदि उत्सर्जन आपसे पूछा जाए कहाँ से होगा, तो थर्मल पावर प्लांट और जीवाश्म ईंधन से। फिर इससे यहाँ से क्वेश्चन जो आपका बनता है कि पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा जो होता है, जो अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपके अम्लीय वर्षा में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट होता है और दोनों ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं या सिंगल एक कोई एक हो सकता है। इसके कारण आपको श्वसन रोग भी होता है, अस्थमा भी होता है। ठीक है, O3 ओजोन की बात करें यहाँ पे। ओजोन जो आपका ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फेरिक। ठीक है, ये क्या होता है कि प्रदूषक गैसों का रासायनिक अभिक्रिया कारण होता है। इसके कारण आंखों में जलन और फेफड़े पर असर पड़ता है। पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, ये आपके वाहन और धूल उद्योग ये सब में से निकलते हैं, जो आपके फेफड़े और हृदय रोग के महत्वपूर्ण कारक हैं और कैंसर भी इनके कारण होता है। ठीक है, फिर CFC की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है, उत्सर्जन होता है, और ये आपके ओजोन परत जो है आपका, ओजोन परत, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओजोन परत को ये इफेक्ट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। फिर Hg की बात करें यहाँ पर, तो Hg जो मरकरी होता है आपका, ठीक है, जो मरकरी होता है, मरकरी आपका, मरकरी जो होता है औद्योगिक अपशिष्ट है, और इसके कारण मिनीमाटा रोग होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो ओजोन परत होता है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, और जो ओजोन परत का जो संरक्षण मतलब क्षरण होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो आप ये भी यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत आपके किस लेयर में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। और स्ट्रेटोस्फेयर किसके कारण इफेक्ट हो रहा है आपका, जो ओजोन परत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो रेफ्रिजरेटर और AC से होता है। क्लियर है, ठीक। फिर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम लोग PB के बारे में, लेड के बारे में। ये भी Hg भी काफी, मरकरी भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनीमाटा रोग सीधा पूछ लिया जाता है। जो मिनीमाटा रोग होता है किसी कारण होता है, Hg या मरकरी का। PB लेड के बारे में बात करें तो ये आपके बैटरी में और औद्योगिक सिस्टम में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि मस्तिष्क में क्षति होता है और बच्चों में विकास जो होता है उसमें रुकावट डालता है। आर्सेनिक जो है आपका ग्राउंड वाटर, भूजल में और औद्योगिक रसायन में पाए जाते हैं। इसके कारण
आपका आर्सेनियोकोसिस नामक रोग होता है और त्वचा और कैंसर रोग में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रेट्स, ये जल प्रदूषण वाले जो आपके हैं केमिकल्स। नाइट्रेट्स जो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इस किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट्स के कारण होता है। ठीक है, और ये नाइट्रेट्स आपके उर्वरक और सीवेज में पाए जाते हैं। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसको मेथिमोग्लोबिनेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिथेमोग्लोबी जो नेमिया है वो किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट्स के कारण होता है। यदि ब्लू बेबी सिंड्रोम ना पूछ करके इसको थोड़ा सा टफ करके ये पूछते तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डिटर्जेंट्स और पेस्टिसाइड्स, इनका भी काफी महत्वपूर्ण रोल है वाटर पोल्यूशन में। सो ये घरेलू और कृषि अपशिष्ट में पाए जाते हैं। इसका इफेक्ट होता है कि जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या जल जनित रोग हो जाते हैं। फिर सॉइल पॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर डीडीटी और पेस्टिसाइड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल, जो कृषि रसायन के लिए कृषि में यूज होते हैं। इससे क्या होता है कि जो भूमि की उर्वरता होती है वो घट जाती है और भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, फूड चेन, फूड वेब्स में इनका बढ़ जाते हैं। हेवी मेटल्स, आपका सीडी हो गया, सीआरपीबी हो गया, ये आपके औद्योगिक अपशिष्ट हैं जो कैंसर, जिनके कारण कैंसर होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है और भूजल प्रदूषण भी होता है। नॉइज पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण, ये आपकी रसायन नहीं बल्कि ध्वनि तरंगे कारण होता है, जैसे कि आपके वाहन से निकलते हैं, मशीन और पटाखे से निकलते हैं। इसके कारण क्या होता है? बहरापन और मानसिक तनाव जैसे चीजें हो जाती हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण रोल है आपका यूरेनियम का, प्लूटोनियम का और रेडियम का। ठीक है, ये आपके रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हैं जो आपके परमाणु संयंत्रों और रेडियोधर्मी कचरा से निकलते हैं। इसके कारण क्या होता है? कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होती है, आनुवांशिक दोष, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिजीजेज इसके कारण होती है और पर्यावरण में असंतुलन होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।